हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। फोर्स नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी जो रिलेटिव वैल्यू होती है वो होती है 1:10⁻25, 10⁻36 एंड 10⁻38। ये इनकी रिलेटिव वैल्यू होती है। मतलब क्या होता है कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हमने यूनिट मान लिया है और उसके कंपैरिजन में ये सारी वैल्यूज बताई गई हैं। अब देखिए इनके अंदर बात क्या मैं बताना चाहता हूं वो समझ लीजिए कि यहां पर देखिए ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये फोर्स केवल ये कहना चाहता है कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ये फंडामेंटल फोर्स है, केवल ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स और ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दो टाइप के फोर्स होते हैं न्यूक्लियस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी अपने आप में फंडामेंटल है। फंडामेंटल ये भी है, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो ये दो फोर्स हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल ये कहता है कि वो चीज फंडामेंटल होती है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों आ रहा है, जबकि हमने 12th में खूब पढ़ा हुआ है कि जब दो चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब चार्ज मूव करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दो फोर्स अलग अलग है और ये उन्हीं के नाम पर पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि इसको हम फंडामेंटल क्यों माने जबकि इसके अंदर दो चीजें हैं, यानी कि ये दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। तो इसी वाली बात पर हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि जब मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज है ना, चार्ज, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है चार्ज। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है ना तो ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक छोटे से वीडियो में देखिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके वाली बात में देखिए कि ये चार्ज जब रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ये चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी कि मान लीजिए चार्ज अब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, जैसे कि ये वीडियो में देख लीजिए। Stage 1, the charge at rest. Stage 2, moving at constant velocity, producing magnetic fields. ठीक है, तो ये क्या है कि जब वही चार्ज जब मोशन में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और ये दोनों कैसे होते हैं कि जब जैसे चार्ज मोशन करता है तो चेंजिंग, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ये चेंज होता जाता है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मैंने आपको वीडियो बताई दिया है कि ये कैसे वेरी करता है। अब थर्ड कंडीशन आती है इस चार्ज की कि जब ये चार्ज एक्सेलरेट करता है, यानी कि ये चार्ज तो है लेकिन अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि चार्ज है ना, यानी कि यहां पर देखो सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये मोशन करता है तो इसके अंदर दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो थर्ड कंडीशन है, इसमें जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, लेकिन जो दिखा रहा हूं ये इस तरीके से नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया और वो आप उसमें देखते जाइए। As the charge accelerates, the electric field lines distort. When the charge decelerates, this disturbance propagates outward. ठीक है, एक क्लिप्स दे दी मैंने तीनों की, वो आप देखते जाइए। तो देखिए, ये चार्ज जब एक्सीलरेटेड होता है, यानी कि मोशन में तो ये भी है और मोशन में ये भी है, तो इसमें फर्क क्या आ जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एक तीसरी चीज और आ जाएगी जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में कहते हैं ईएम कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये वही है जो हम लाइट में काम करते हैं। तो लाइट फोटोन निकालती है, तो वो फोटोन कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो जब एक्सेलरेटेड होता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाएगा, और ये अलग होता जाता है, और ये अलग होता जाएगा, वही फोटोन है। और उस फोटोन की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो होगी प्लैंक कांस्टेंट h और उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो इसके फोटोन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि h की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो फोटोन की जो वैल्यू होती है h न्यू, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी इस टाइम पर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन कंडीशन में, यानी यहां तो हमें दिखाई दे रहा है कि चलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब इसको समझने के लिए ये ऐसा क्यों है कि ध्यान रख लीजिए, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल 100% रेस्ट में नहीं होता, लेकिन 12th लेवल पर हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे मान लो किसी भी बॉडी को हमने, एक एग्जांपल मान लीजिए, मान लो ये कोई स्फेरिकल कोई चीज है और इसको हमने रबिंग किया, तो इस पर क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसके चारों ओर फैल जाता है, तो हम इसको वास्तव में रेस्ट में मान लेते हैं। लेकिन रियल में वाली बात क्या है, क्वांटम लेवल पर देखोगे तो ये रेस्ट में नहीं होते, हालांकि ये रहते ही इसी सरफेस पर है, लेकिन कुछ ना कुछ ये वाइब्रेशन करते रहेंगे। तो रियलिटी में क्या होता है कि हम 12th क्लास में जैसे हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट यूनिट में, तो वहां पर हम इसको बोल देते हैं रेस्ट में। तो वहां पर जब एक रेस्ट वाला चार्ज दूसरे रेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन रियलिटी वाली बात है कि कोई भी चार्ज रेस्ट में होता नहीं, तो जब चार्ज रेस्ट में नहीं है तो कोई ना कोई मोशन में जरूर होगा, तो मोशन में होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम साइंस में क्या करते हैं कि चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं कि फिलहाल उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो दूसरी चीजें हैं, और जिस पर हमारा फोकस है हम उसी को मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो वहां पर हम क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट में मान लेते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इस बॉडी पर चार्ज एक मतलब एक इसका कोई सेंटर होगा, तो हम इसको एक रेस्ट में मान लेते हैं, इस चार्ज का टोटल एक वैल्यू। तो अब है क्या कि इसको और समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है इसको हम फंडामेंटल क्यों माने, तो अब आपका तो ये क्लियर हो ही गया कि जो चार्ज है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता, इस वजह से उसके अंदर दोनों ही होते हैं, फील्ड होते हैं, तो इसमें उसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन सही वाली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वास्तव में कुछ और नहीं, वो स्पेशल केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो इसके लिए और समझने के लिए ये समझिए कि जो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि देखिए, मान लीजिए हमारे ये दो पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन ये है, ये ठीक है, ये खड़ा हुआ है रेस्ट में है, और एक दूसरा पर्सन ये है, ठीक है, और ये इसके साथ में यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, जो दोनों की सेम वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन है। अब देखिए, ये वाला जो पर्सन है, इसको मान लीजिए ए पर्सन, इसको मान लीजिए बी पर्सन, मान लो इसको बी मान लीजिए, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर है, ये पर्सन को ऑब्जर्वर बोल दीजिए। तो ये बी ऑब्जर्वर है, ये कहेगा कि भाई इसके साथ में मतलब दोनों हमारे एक ही डायरेक्शन में एक ही मोशन से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं,
तो ये कहेगा कि चार्ज रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, तो रेस्ट वाले चार्ज में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये क्या कहेगा, ये इसके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड निकला हुआ है। ये दूसरा वाला जो ए ऑब्जर्वर है, नहीं पहला वाला, वो ये कहेगा इसके बारे में, क्या अपना ओपिनियन देगा, वो ये कहेगा कि ये जो चार्ज है ये मोशन में है, तो इसके अंदर दोनों ही फील्ड मौजूद है। तो देखिए एक ही चीज के बारे में दोनों के ओपिनियन अलग अलग है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसके रिलेटिव में रेस्ट में है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कह रहा है कि दोनों फील्ड मौजूद है, जबकि चार्ज सेम है। तो ये हमारा नजरिया होता है देखने का, और कुछ नहीं है। बाकी का मतलब आप कह सकते हो ओवरऑल के जो चार्ज होता है वास्तव में उसमें दोनों ही फील्ड मौजूद है। इसी वजह से यहां पर बोला गया फंडामेंटल फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। वैसे काफी बच्चों ने पढ़ चुके होते हैं 12th क्लास में, लेकिन केवल डेफिनेशन लेवल तक पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि एक चार्ज पार्टिकल को आप एक ही समय पर केवल एक ही चीज उसकी देख सकते हो, या तो रेस्ट वाली देख सकते हो या मोशन वाली देख सकते हो, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।